हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप अपने चैनल D2R स्टडी में। आज दोस्तों हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 फ्रेंड्स एनसीईआरटी साइंस के फ्रेंड्स 30 इंपॉर्टेंट सवालों को। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के 30 ऐसे सवाल है फ्रेंड्स जो कि आपका इस बार बोर्ड एग्जाम फ्रेंड्स आने के पूरे सामने बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड 3 है फ्रेंड्स। इसके तहत फ्रेंड्स हम लोग 30 MCQ सवालों है उस पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आराम से समझेंगे क्या करता है ताकि हम लोग को रटना ना पड़े। एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा तो आपको एग्जाम में सवाल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखिए, तो जो भी फ्रेंड्स आप बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सवाल है ना आपका कहीं अलग से है नहीं, ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया, आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सवाल जो लिया हूँ आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों को टच करते हुए लिया गया और सारे चैप्टर से लिया गया है ना, ताकि इक्वल सब में से आ जाती है इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कोई अलग नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है। बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ, हटा दीजिए इसको, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए ये सवाल ना फ्रेंड्स आपका बहुत बड़ी एग्जाम में आया है, आपका ऑप्शन को चेंज कर देता है। तो चेंज करता है तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि भाई इसका बहुत सारा चीज़ होता है ना। तो जो लेंस जो बनाया जाता है प्रॉपर, आप कहीं देखिएगा लेंस बनवाने जाइएगा तो जो लेंस बनाने वाले व्यक्ति रहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या चीज़ का यूज नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन जैसे मान लीजिए कांच दे देगा, आपका कांच दे देगा, आपका वाटर दे देगा, आपका मिट्टी दे देगा, तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा क्या चीज़ का यूज नहीं होगा। आप लेंस जो शीशा का जो बनता है उसमें मिट्टी का जो है नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, आप दिमाग लगाइएगा। जैसे मान लीजिए मिट्टी ना रखा, वहाँ पर रहेगा पीतल, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। पीतल का कोई यूज ही नहीं है। मान लीजिए वहाँ पे ऐसे देखिए जितने तो यूज होता है ना, आपका कांच होता है, प्लास्टिक यूज होता है, और आपका क्या यूज होता है, आपका वाटर यूज होता है। प्लास्टिक क्यों, क्योंकि कहीं के लेंस देखिएगा ना, तो लेंस जो होता है ना, कांच के साथ कुछ प्लास्टिक मिलाया जाता है। लेंस जो चश्मा वगैरह होता है बनता है तो हमें प्लास्टिक मिला देते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो मैं जब पढ़ा रहा था चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, तो क्या बताया था, 2 नियम होते हैं ना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, और उसके बीच जो अभिलंब डाला जाता है वो तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। जो अभिलंब डाला जाता है तीनों एक तल में होता है। तो 2 नियम जनरली आपतन के अपवर्तन अपवर्तन पूछ रहा है ना, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, आई और आर बराबर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है। तो दोस्तों हम लोग जो आई में देखा जाए तो सबसे पहले आंख में क्या होता है, आपका कॉर्निया होता है। सबसे आगे क्या होता है, कॉर्निया होता है, गोलाकार सतह। आई प्रवेश करता है, आई को कंट्रोल कौन करता है, लाइट को, मतलब लाइट ज़्यादा है या कम कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस कम करता है, कंट्रोल होने के बाद जो लाइट होता है कहाँ जाता है, लेंस से होते हुए कहाँ जाता है, रेटिना के पास आता है, और रेटिना पे ही हम लोग का इमेज बनता है किसी वस्तु का, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा, रेटिना हो जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात बताता हूँ आपको कि जो रेटिना पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक और उल्टा बनता है और छोटा बनता है, लेकिन वो रेटिना में जो प्रतिबिंब बना उसका सिंगल हम लोग के माइंड में जाता है, और माइंड जो क्या होता है ना उसको बड़ा और सीधा दिखाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेटिना पे बनता है। रेटिना को क्या बोलते हैं, रेटिना को हम लोग बोलते हैं वास्तविक पटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक पटल बोलते हैं। चौथा नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यूअर का मान होता है। तो जो अपवर्तनांक का जो मान क्या होगा आपका, देखिए हम लोगों ने अपवर्तनांक का क्या पढ़े थे, डिफिनेशन। किसी माध्यम के आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ से म्यूअर जो होता है आपको साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। अब आई क्या दोस्तों, आई दोस्तों आपका आपतन कोण है, आर क्या दोस्तों आपका अपवर्तन कोण है ना। अब म्यूअर दोस्तों क्या आपका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आप अपवर्तनांक निकाल भी सकते हैं। पांचवा नंबर दोस्तों क्या कहा था, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण कैसा है। गोलीय दर्पण का दोस्तों आपको फोकस दूरी दे दिया है, कैसा, 20 सेंटीमीटर। 20 कैसा पॉजिटिव है, तो बोला कि दर्पण कैसा होगा। तो आपको पता ही हो दोस्तों कौन ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, बताइए।
कौन? दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण। वो दर्पण में एक और दर्पण है जो बैठा हुआ है आपका आंसर लेने के लिए। तो पूछ दिया गोलीय दर्पण, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, क्या है आपका? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो कहीं भी आपका पॉजिटिव में यदि फोकस दूरी दिया है, मतलब उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी है। 6 नंबर क्या बोलता? तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? ये सब बहुत एग्जाम में आता है, आ सकता भी है आपके लिए। ठीक है, देखिए आप कभी कभी जाइएगा तो तुम देखने ना तालाब वगैरह, तो आपको लगेगा ना कि तालाब जो गहरा कम है, वो आपका ये ऐसा आभास प्रतीत होता है, लेकिन जनरली तालाब गहरा होता नहीं है। वो एक फिनोमेना है लाइट का। लाइट का क्या है? ये होता है प्रकाश के तो अपवर्तन के कारण। जब तो आप इससे आप मतलब अलग अलग पोजीशन से देखिएगा तालाब को, तो आपको अलग अलग गहराई प्रतीत होगा। तो वो जनरली होता नहीं, वो आपको प्रकाश के अपवर्तन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप प्रकाश का अपवर्तन कैसे वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो इससे से आपका हो जाएगा। सी का आंसर में क्या डाल दूंगा? जैसे आप लोग सिक्का को देखिएगा ना, सिक्का को पानी में डालिएगा तो आपका तिरछा दिखाई देगा, है ना, या उसका जो साइज होगा बड़ा या छोटा दिखाई देगा। तो वो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसका मैं आंसर क्या डाल दूंगा? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आप होटल वगैरह में जाइएगा तो रसगुल्ला फिर जो रखा आता है जो आपका रस में, तो वो आपका बड़ा दिखा देगा, लेकिन जैसे ही बाहर आता है छोटा दिखा देता है, क्योंकि सब वो आपका प्रकाश का अपवर्तन है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। 7 नंबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? एक यूनिट जब घर में बोलते हैं ना, बोलते की भाषा में 10 यूनिट, 20 यूनिट, 7 रुपये यूनिट होता है, ऐसा सब रेट वाइज चलता है ना बिजली का। तो वो सब क्या यूनिट होता है क्या क्यों, है ना? तो यूनिट जो होता है, तो आपका एक यूनिट जो बराबर होता है वो फिर किसके बराबर होता है? आपका इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा, है ना, आपको काम देगा। 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जो एक यूनिट हो रहा है दोस्तों आपका 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है एक यूनिट। ठीक है, 8वां नंबर, किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इकाई का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक, तो किसका मात्रक है? देखिए हम लोग फिर से पढ़े किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का, लेकिन लास्ट में घंटा लगा दिया है। आपका सेकंड लगा सकता है, किलोवाट मिनट लगा सकता है। तो क्या होगा? देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, P बराबर W/T। तो W क्या होगा? P × T। P का क्या होता है? वाट होता है, और T टाइम है। तो टाइम आपका घंटा रहे, सेकंड रहे, मिनट है, कुछ भी रहे, यानी कि आपका W मतलब क्या? कार्य का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। अब किलोवाट घंटा क्या है? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। 9 नंबर, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जो फ्यूज है आपका धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सबको पता होगा कि विद्युत फ्यूज काम क्या करता है। आप लोग घर में क्यों लगाते हैं पता है आप लोग को? किसी पैसे ही लगा देते हैं? जानिए, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो जानिए। देखिए दोस्तों, हम लोग विद्युत फ्यूज इसलिए लगाते हैं दोस्तों, यदि अचानक रैंडमली हम लोग के यदि घर में मान लीजिए बहुत ज़्यादा करेंट आ जाए, मात्रा से ज़्यादा आ जाए, तो चूंकि आपको पता है घर में बहुत से सुंदर महंगे सामाने हैं, एसी है, कूलर है, फ्रीज है, पंखा है, स्मार्टफोन है, बात सब कुछ है, चार्ज में लगा हुआ है। हमारे करंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस सारे महंगे सुंदर सामाने खराब हो जाएंगे। उस सबको खराब होने से रोकने के लिए हम लोग घर में क्या करते हैं? फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्या करता है? जैसे ही ज़्यादा करंट आता है तो फ्यूज में क्या होता है ना, 2 तार होता है ऐसे। ये तार क्या होता है ना, जैसे ज़्यादा करंट आता है ना तो तार का तो टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गलनांक रहता है, इसका 3380 रहता है। तो ये गल जाता है, गलने के बाद तो क्या होता है ना, टूट जाता है। अब बताइए तो जब टूट गया दोस्तों तो करंट यहाँ पे आएगा, जब करंट यहाँ पे आएगा ही नहीं तो आपका घर में कुछ क्षति पहुँचेगा ही नहीं। तो ये आपका फ्यूज काम करता है। ठीक है, कोई पूछे तो बता दीजिएगा। तो जनरली क्या हुआ? करंट ज़्यादा आया, टूट गया। कैसे टूटा? हीट के कारण टूटा ना, हीट के कारण, ज़्यादा हीट के कारण टूटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? धारा का उष्मीय प्रभाव पे। क्या आ जाएगा आपका? धारा का उष्मीय प्रभाव पे। आप हीटर वगैरह में खाना पकाते हैं ना, वो भी आपको उष्मीय प्रभाव पे ही काम करता है। अब आयरन वगैरह करते हैं ना, वो भी आपका धारा का उष्मीय प्रभाव पे ही काम करता है ना। चलिए 10वां नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं।
यदि आम मीटर को बात किया जाए तो आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, सर्किट में विभवांतर को मापता है। 11 नंबर केमिस्ट्री का शुरुआत हो रहा है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है पता है आपको, याद कर लीजिए, C6H6। बेंजीन का क्या होता है, C6H6। ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। 12 नंबर एथिल अल्कोहल का आईपीसी नाम क्या है, देखिए एथिल अल्कोहल को शराब बोला जाता है, कहीं कहीं इसका इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, कहीं कहीं एथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका जो आईपीसी नाम जो होता है दोस्तों आपका, क्योंकि अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल के लिए लास्ट में क्या लगता है, सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। सफिक्स का मतलब पीछे लगने वाला, अनुलग्नक। तो अल्कोहल के लास्ट में क्या लगता है, ऑल लगता है, ऑल। और चूंकि एथिल है मतलब एथेन है, तो इसका जो आईपीसी नाम होता है एथेनॉल होता है। इसका जो सूत्र होता है C2H5OH होता है, ठीक है। एथेनॉल इसका आईपीसी नाम हो गया, सूत्र आपका C2H5OH हो गया, ठीक है। 13 नंबर CnH2n किसका समान अणुसूत्र है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था हाइड्रोकार्बन, तो हमें बताया था ना हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन आया था, असंतृप्त में अल्कीन एल्काइन आया था। तो हमें आपको बताया था अल्कीन का अणुसूत्र क्या होता है, समान अणुसूत्र, जनरल फॉर्मूला, तो वो CnH2n ही था। तो अल्कीन का हो जाएगा ये आपका, अल्कीन का हो जाएगा। यदि फिर से आपका अल्काइन रहता तो CnH2n-2 रहता, यदि अल्केन रहता तो CnH2n+2 हो जाता, ठीक है। 14 नंबर लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है आपका 10th में एग्जाम में ना परमाणु संख्या पूछ देता है, और जो याद नहीं आता वो गलती कर जाता है, लेकिन जिनको याद रहता है वो बाजी मार लेते हैं। तो इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ना 30 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिए, ठीक है, तत्वों का। तो लोहा कितना था, 26 होता है, याद कर लीजिए, लोहा का कितना था, 26 होता है। 15 नंबर स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहता है। देखिए तो स्टेनलेस स्टील जनरली क्या होता है ना, बहुत तरह का स्टील होता है, माइल्ड स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जनरली होता है आपका क्या ना, एक तरह से जंग बहुत इसमें कम लगता है, हार्ड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कार्बन रहता है 3%, ठीक है। तो पूछ रहे इसमें कार्बन के अलावा क्या मिलाया रहता है स्टील में, स्टेनलेस स्टील में। तो इसमें आपका एक नाइक्रोम रहता है आपका, और आपका कोबाल्ट रहता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, निकेल रहता है, और आपका कोबाल्ट रहता है। आप साइकिल वगैरह का हैंडल वगैरह देखे हैं ना, वो सब स्टेप का स्टेनलेस स्टील ही रहता है। आपका बड़ा बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो रहता है, मशीनें वगैरह रहते हैं, वहाँ भी आपका स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े ब्रिज का रेलिंग देखिएगा तो आपका स्टेनलेस स्टील का ही रहता है, क्योंकि जंग वगैरह लगता नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा आपका हार्ड भी होता है, आपका मैंने इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ। 16 नंबर पीतल है, पीतल क्या है, बहुत सब चीज आपको ऑप्शन पता देगा, धातु, बी रहेगा अधातु, सी रहेगा मिश्र धातु, सब मार देंगे धातु, समझेंगे नहीं पीतल क्या है। तो पीतल जो बनता है ना, 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, और जो भी चीज को ऐसे बनाया जाता है मिलाकर तो वो मिश्र धातु ही कहलाता है, एलोय। तो पीतल जो कि तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है, तो पीतल क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। एलोय होता है, इसमें क्या आता है, इसमें कॉपर और जिंक रहता है, कॉपर और जेडन रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भी 16 सवाल को ही देखा था, हम लोगों को 30 सवाल लेना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको हमेशा सवाल आपके पास रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग का फिजिक्स खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बायोलॉजी का सवाल बचा हुआ है, उसको देखते हैं। My dear friends, now we are going to solve the next question, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। प्रश्न क्या बोलता है पढ़िए आराम से, ठीक है, कोई है नहीं, आराम से मैंने एक्सप्लेन करते चले। देखिए तो एक्सप्लेन करने का तो फायदा यही दोस्तों कि हम लोग को ना रटना नहीं पड़ेगा। अब रट्टा मारिएगा कि भाई ये होता है ये होता है, तो कितना तक तो याद रहेगा, आज कल परसों एग्जाम में नहीं ना। लेकिन यदि एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, भले ही आप अच्छे से याद नहीं हो पाया है, भूल गए बीच में, लेकिन एग्जामिनेशन हम जाइएगा ना, तब का हाथ जो है ना उसी ऑप्शन पे जाएगा
कि नहीं भाई यही होगा तो होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है। इसके पीछे कोई रीजन है नहीं। मैं चाहूँ तो 100-150 क्वेश्चन लेकर फटाफट धड़ाधड़ उड़ा दूँ, लेकिन पता है 100-150 क्वेश्चन तो उड़ जाएगा, व्यू तो आ जाएंगे, लेकिन रियली में देखा है तो बच्चों को याद रहेगा नहीं। तो मैं ऐसे झूठी कुछ व्यू के लिए मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ। मेरा मतलब मकसद है बच्चों को जानना, कुछ सीखे, भले 5-6 जितना देखें। मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ, मुझे व्यू से मतलब नहीं, बच्चे जितना देखें बस सीखे और जाने, इसलिए बच्चे रिजल्ट अच्छे लाते हैं, है ना। इसके पहले बहुत अच्छे रिजल्ट आए बच्चे यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के। इसके पीछे का रीज़न यही है, व्यू भले ही कम जाता है लेकिन बच्चे से पढ़ते हैं, जो जानते हैं वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस वो करना नहीं है हम लोग काम, ठीक है। छोटा चीज़ पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, है ना। सवाल नंबर 14-17 नंबर, प्राकृतिक सूचक कौन सा। देखिए आज सुनिए कि प्राकृतिक सूचक होता क्या है। देखिए प्राकृतिक जो नेचुरल इंडिकेटर होता है उसका मतलब तो क्या होता है ना, जैसे आप लोग कैसे पता करते हैं कि कोई अम्ल है या भस्म है, कैसे पता करते हैं। पहला तो आप पीएच स्केल लेते हैं, सेकंड आप कुछ नेचुरल इंडिकेटर लगते, जैसे मिला मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस पत्र है, इसे तो पता कर लेते हैं। लेकिन प्राकृतिक कौन सा सूचक होगा, तो प्राकृतिक सूचक फ्रेंड्स आपका हल्दी एक है ना, वो प्राकृतिक सूचक। कभी कभी देखिएगा आपके शर्ट पे हल्दी गिर जाएगा तो आप कपड़ा धोने के लिए भेजिएगा किसी के यहाँ, तो जब वो साबुन ये सब आपका यूज करता है ना, तो आपका जो पीला वाला जो कलर रहता है ना, वो पीला ना होकर भूरा हो जाता है। क्यों होता है, कलर चेंज हुआ ना। मतलब कि हल्दी क्या है, सूचक का काम कर रहा है, इंडिकेटर का काम कर रहा है ना। और चूंकि सरफ वगैरह क्या होता है, क्षार होता है, तो क्षार को डिनोट किया, कलर ऐसा बन गया, तो हम पता कर लेते कि वो भाई साबुन ऐसा भी क्षार है, क्योंकि हल्दी का कलर कैसा हो गया, मतलब हल्का भूरा टाइप का हो गया। तो हल्दी जो है आपका ना एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। अब वही आप लोग रट लेते हैं, मैं कुछ यूट्यूब पर देखा हूँ बच्चे को रटवा रहे हैं, सबको रटवा रहे हैं हल्दी प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, कैसे याद करेगा। लेकिन जब मैं कहानी सुनाया आपको शर्ट वाला, तो आपको याद हो गया, मतलब पार्टी फंक्शन में गए, खा रहे खाना जल्दीबाजी के चक्कर में, सर पे गिर गया सब्जी का कुछ, है ना, मात्रा। तो हल्दी वगैरह सब्जी में रहता है। एक लौंग होता है, तो लौंग, इसे प्राकृतिक सूचक है। मैं तुम्हें रटवा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिए बात को, ये मेरा उद्देश्य नहीं रहता। 18 नंबर, OH अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक का नाम बताएं। देखिए मैंने इसके पहले भी लिया था कि इथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है, इथेनॉल होता है। अब पूछ रहा है कि OH अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक का नाम क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा अल्कोहल होता है। जिस भी कंपाउंड में यदि उसके लास्ट में OH लग जाए उसको अल्कोहल बोलेंगे। जिस भी कंपाउंड के लास्ट में OH दिख जाए वो अल्कोहल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, CaC2। अब जल NH2O क्या बना देगा, CaO प्लस क्या बना देगा, C2H2। और C2H2 को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, एथाइन बोलते हैं ना, तो एथाइन होता है। ये तो फल को पकाने में इसी का हम यूज करते हैं, इसको तो एथिलीन बोला जाता है। आप लोग फल वगैरह पकाते हैं ना, आम वगैरह गर्मियों के दिन में कार्बाइड बोलते हैं कि कार्बाइड लाओ, कार्बाइड बदल, तो जनरली एथाइन ही रहता है, ये एथिलीन ही रहता है। ये आपका फलों को पकाने का काम करता है। 20वां नंबर, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है। देखिए तो मैं क्वेश्चन को भी रिपीट नहीं करता हूँ। देखिए तो इसके पहले हम लोग अधातु लिए थे, ठीक है, इसके पहले हम धातु, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, पारा। मैंने बोला था ना पिछले साल, पिछला वीडियो में, तो पारा क्या होता है, धातु होता है, तो क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो मेरा भी देखा तो हर वीडियो फिर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा पता है मैं वीडियो बनाने का उद्देश्य समझाना रहता है, ना कि बस वीडियो खच भरते जाए 500-600 वीडियो पूरा मुझे करना नहीं है। हर वीडियो आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, अलग अलग टाइप के मिलेंगे, ठीक है। इसके पहले अधातु था तो ब्रोमीन बताया था, इसे मैं धातु लिया हूँ पारा, ठीक है। अगला 21 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सरलतम का मतलब सिंपलेस्ट, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन जो सबसे पहले बना था, मतलब बोलते हैं ना, मैंने सरलतम का मतलब क्या होता है, यदि हाइड्रोकार्बन के फार्मूला पे सेट किया जाए तो सबसे पहला कौन बना है, सबसे पहले मीथेन ही आता है, पढ़े आप लोग, मेथेन ही आता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो मेथेन होता है, CH4 होता है। मेथेन कहाँ पाया जाता है, दलदल वाले इलाकों में पाया जाता है ना। इसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्न गैस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डैम्प गैस भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दलदल इलाकों में पाया जा रहा है। 22 नंबर, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जनरली ना बेकिंग पाउडर का सूत्र जनरली याद करते, सॉरी बेकिंग सोडा एक होता है,
तो बेकिंग सोडा अलग होता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन बेकिंग पाउडर में क्या होता है ना, कुछ मिले रहते हैं। क्या मिले रहते हैं? टार्टरिक एसिड मिले रहते हैं, NaHCO3 होता है, और प्लस में क्या था? टार्टरिक, TARTERIC, मीनिंग सही है ना, टार्टरिक एसिड। तो NaCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। 23वां नंबर, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? देखिए, हम लोग के शरीर में पौधा भोजन कैसे जमा रहता है? ग्लूकोज के माध्यम से, है ना। लेकिन पौधों में कैसा भोजन रहता है? तो पौधों में तो भोजन रहता है ना, स्टार्च के रूप में रहता है, याद कर लीजिए। स्टार्च आपको ऑप्शन दे देगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, फ्रैक्टोज, स्टार्च। तो स्टार्च या मंड इसको बोलते हैं, मंड भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन जो भी रहे हमको सही बनाना है। तो स्टार्च या मंड के रूप में पौधा में भोजन जमा रहता है, ठीक है। आज तो एक बात मुझे ऐसा फील हो रहा है, बच्चों को लगता है कि भाई मनोरंजन नहीं हो रहा है क्लास में। तो मैं बता दूं पहले कि मैं क्लास से पढ़ाता हूँ, मेरे क्लास में आपको मनोरंजन इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, सीधा सा बात। जिसको देखना देखे, क्योंकि भाई आपके पास 24/7 डेज है। 24 आवर्स में आप बहुत कुछ करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, पढ़ते हैं। अब उसमें से वीडियो मैं कितना देख रहा था? आधा घंटा 20 मिनट का। अब आधा घंटा 20 मिनट आप चाहिए कि इंटरटेनमेंट मिले, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं मैं भी पढ़ता हूँ तो वहाँ भी इंटरटेनमेंट नहीं मिलता, मैं पढ़ाता हूँ तो इंटरटेनमेंट नहीं पाता हूँ। क्योंकि इंटरटेनमेंट पढ़ाने का चीज़ मतलब फोकस, कंसंट्रेशन, है ना, इंटरटेनमेंट नहीं। क्योंकि आधा घंटा में मुझसे टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, मुझसे उसमें भी इंटरटेनमेंट, तो फिर क्या बचा? पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? इसलिए आराम से सीरियसली पढ़िए, कंसंट्रेट होके, है ना। 24 नंबर, मानव हृदय घिरा हुआ रहता है। देखिए, हम लोग का जो जब मैं पढ़ाया था आपका हृदय का संरचना, तो मैं वहां भी बताया था कि मानव का जो हृदय होता है ना, वो एक पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। क्यों रहता है? और उसमें एक द्रव होता है, पेरिकार्डियम द्रव। क्या होता है? और जो हार्ट जब लोग होता है ना, सिकुड़ता है, फैलता है ना, शिथिलन एंड संकुचन होता है ना, डायस्टोल सिस्टोल। तो शिथिलन और संकुचन में क्या होता है ना, घर्षण होता है। और चूंकि जब घर्षण होगा भाई, तो सतह को तो नुकसान पहुंच जाएगा। तो घर्षण को नुकसान से रोकने के लिए हृदय के चारों ओर ना पेरिकार्डियम पाया जाता है, पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियम द्रव, इसको याद कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं ऐसा और विजुलाइज करना है ना, तो मेरे वीडियो में जाके देखिए, सारा कुछ पढ़ा, कोई नया चीज़ नहीं, सब पढ़ाया हुआ चीज़ है, ठीक है। मैं पूरा आपका सिलेबस खत्म कर दिया हूँ 10th का। पेरिकार्डियम झिल्ली बोल सकते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। 25वां नंबर, मनुष्य WBC की जीवन अवधि क्या होता है? मानव में WBC का जो जीवन अवधि कितना होता है? 12 से 20 दिन, याद कर लीजिए, कोई कंसेप्चुअल है नहीं। 12 से 20 दिन क्या होता है? जीवन अवधि होता है, ठीक है। 120 दिन किसका होता है? RBC का। 26 नंबर, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन, तो हम लोग में पाचन जब पढ़ा रहा था, तो मैं यहाँ पे एक ऑर्गन्स का नाम आया था, यकृत, लीवर। तो मैंने बताया था कि लीवर से क्या होता है? पीत निकलता है। और पीत कहाँ जमा होता है? पीताशय में जमा होता है, पाइल ग्लैडर में जमा होता है ना, तो वहीं पे जमा होता है। तो पीत कहाँ से स्रावित होता है आपका? यकृत से, मतलब लीवर से। पीत कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और कैसा होता है? क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। 27 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना। जब मैं पढ़ा था आपको रक्त परिवहन, वहां बताया था कि जब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या है? कैसे ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन को ले जाता है अपने साथ, 3 ऑक्सीजन का अणु को पकड़ेगा, बोलेगा चलो साथ साथ तुम, और सब कोशिकाओं में पहुंचा देगा। कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाएगा, वहां पे श्वसन होगा, श्वसन से क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाएगा, तो हम लोग के शरीर में क्या होता है? एक रोग का नाम है एनीमिया, एनीमिया या इसको बोलते हैं रक्त अल्पता। तो एनीमिया डिजीज उत्पन्न हो जाता है हम लोग के शरीर में, किसके कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। इसको दूर करने के लिए उपाय है, बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है, याद नहीं आ रहा है, विटामिन B6 या B12 का कुछ है, जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो ये मेंटेन हो जाता है ना। 28 नंबर, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या? मतलब हम लोग के जो आपका आहार नल मतलब क्या होता है? आहार नल मतलब क्या? मतलब पाचन तंत्र, वही ना, आहार नल का मतलब पाचन तंत्र। तो हम लोग के पाचन तंत्र जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें कौन सा अवशेषी अंग? अवशेषी का मतलब ही होता है उसका कोई काम ना हो, बेकार हो, बस जगह छेका हुआ है, बस नंबर 1 ज्यादा किया हुआ है, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है। तो अपेंडिक्स, हम लोग के शरीर में क्या होता है? एक अपेंडिक्स होता है, आहार नल में एक भाग है अपेंडिक्स, कहाँ पे? आपका बड़ी आंत के आपका नीचे है, ठीक है।
इस साइड कोना में आपका जब फिगर देखिएगा मैं बनाऊँ उसमें बताऊँ, तो अपेंडिक्स जो है ना उसको कोई काम है नहीं, तो वो जनरली अवशेषीय अंग की तरह काम करता है। एग्जाम में सवाल पूछ देगा तो आपको बना देना है, ठीक है, घबराना नहीं है। मैं सारा आपको क्या बोलूँगा अपेंडिक्स अपेंडिक्स में लिख देता हूँ, ठीक है भाई। अपेंडिक्स क्या होता है आपका, और नहीं होगा यही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अपेंडिक्स अब सीसीएम हो गया। 29 नंबर, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? हम लोग के ब्लड में शुगर का जो लेयर होता है वो कौन मैंने कंट्रोल करता है? पता ही आपको नहीं पता? याद कर लीजिए, इंसुलिन हार्मोन। यदि मेरे जो वीडियो लगातार देखते होंगे ना चैप्टर का, उनको कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव धारा हुए आएंगे, हवा में उड़ाएंगे, है ना। इंसुलिन हार्मोन जो होता है आपका क्या करता है, ब्लड में जो होता है आपका शुगर को लेयर को क्या करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। 30 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है ना। देखिए तो ये सब सवाल है ना आपका, यदि आप अभी से पढ़े रहेंगे, मेहनत किए रहेंगे, तो आगे यदि किसी को इच्छा रहेगा कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करने का, तो ये सब धराधर सवाल बनेंगे। आपको साइंस का सवाल रटना नहीं पड़ेगा, साइंस आपका क्लियर रहेगा पहले से। तो आपका तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सबसे लंबा होता है। मानव शरीर का जो सबसे लंबा कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन सबसे लंबा होता है। 31 नंबर, रुधिर चाप या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है? तो हम लोग शरीर में क्या होता है, एक एड्रीनल ग्रंथि होता है, वो एड्रीनल ग्रंथि तो क्या करता है ना, इसको कंट्रोल करता है। 32 नंबर, विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? देखिए तो हम लोग में तो जनन जो होता है लैंगिक के द्वारा होता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे बहुकोश एक कोश के जीव होते हैं, उनमें क्या होता है ना, जनन के लिए अलैंगिक प्रोसेस होता है, मतलब सिंगल अपने आप अपने संतति का निर्माण करने लगते हैं। तो उसमें कुछ पैरामीशियम आता है, कुछ अमीबा आता है, कुछ लिस्मेनिया आता है, ये सब क्या आपका ना अलैंगिक द्वारा आपका क्या होता है, अपने प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं आपका कौन कौन सा हमारा अलैंगिक में आ जाएगा, आपका विखंडन विधि के, विखंडन है आपका, पुनर्जनन है, मुकुलन है, बहुत सारे विधि आते हैं, आपको पढ़ना है। तो आपका विखंडन का बात कर रहा तो मैं विखंडन की चर्चा करूंगा। पहला क्या आपका अमीबा, फिर क्या आपका पैरामीशियम, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा आपका लिस्मेनिया में ले लेता हूँ, क्योंकि आपका ऑप्शन में कहीं दे दे तो आपको घबराना ना हो, इसी में दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका तो आपका इस तरह से मैंने फ्रेंड्स आप लोग 30 सवालों को मैं बोला था, 30 साइंस के सवालों को मैं लिया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ। अब बात रहा भाई बच्चे सोचते हैं भाई एमसीक्यू सवाल क्यों नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, छोड़ के चले जाते हैं वीडियो कि एमसीक्यू नहीं है, तो जाने वाले को जाने दीजिए। कुछ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फायदा उठा रहा होगा। वहाँ लाइनर का मतलब क्या होता है, पहला बात ऑप्शन से क्या होता है, आपका माइंड भटकता है और ऑप्शन पढ़ने में टाइम मिलता है। थर्ड बात क्या है, आप ऑप्शन को तो काम में लिखेगा नहीं, 4 ऑप्शन को आपको टाइम पेज पूरा जाएगा, क्योंकि आपका आंसर एक ही है, 4 ऑप्शन लिखिएगा फालतू का। लेकिन मैं वन लाइनर से क्या आपका ना फोकस जाएगा बस इसी पे, 12 से 20 दिन होता है, बस 12 से 20 दिन होता है। ऑप्शन कुछ भी रहेगा मैं मार दूंगा यही, लेकिन ऑप्शन यदि यहीं मैं ले लूँ 4-5 ऑप्शन, आप याद करने में तब कन्फ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम में क्या करें सोचिएगा, कहते 12 से 20 दिन था कि 25 दिन था, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन अभी आप पढ़े रहेंगे तो आपको सिर्फ 12 से 20 दिन ही दिखाई देगा, एग्जाम में आपका सही ही मार्क आइएगा। वन लाइनर का मतलब ये है। और सेकंड बात सबसे इंपॉर्टेंट, कॉपी में आपको आसानी से नोट हो जाएगा, है ना, एक पेज में एक क्वेश्चन, एक लाइन में एक क्वेश्चन। तो इस तरह से मैं वन लाइनर लिखाता हूँ, ठीक है, नोट करिए इसको। तो नोट करने का कैसा लगा, तो आज का क्लास अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए हेल्पफुल तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही क्लास 10th 11th एंड 12th की तैयारी कराई जाती है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके पहले का भी एपिसोड देखना है, एमसीक्यू का 2 का 1 का नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे सवालों को लिए गए, ठीक है। तो मिलते नए वीडियो, तब तक के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।